नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत में जो गतिविधियां हो रही हैं वो किसी भी सेकुलर देश के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं। पिछले दिनों संभल के एक पुलिस अधिकारी ने जो बयान दिया है होली को लेकर, जुमे को लेकर, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक शिष्ट विचार नहीं माना जा सकता। हम बात आज इसी बारे में करने वाले हैं कि किस तरह से एक छोटा सा जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसे किस तरह से पिछले एक साल में एक ऐसी रणभूमि में तब्दील कर दिया गया है जहां से सिर्फ सांप्रदायिकता की लपटें उठ रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर की संपादक सीमा चिश्ती, द वायर की रिपोर्टर श्रुति शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। शो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि 19 फरवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुँचे थे और उन्होंने कल्की धाम मंदिर जो है इसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास के ठीक 19 फरवरी से 19 नवंबर पर पहुंचते हैं तो 19 नवंबर को सर्वे के आदेश दिए जाते हैं। सर्वे के आदेश एक दिन में, जिस तरह की मीडिया की खबरें हैं उसमें बताया जाता है कि नहीं, सर्वे तुरंत होगा। जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि वहाँ पर मंदिर था और इसकी हमें सर्वे कराना है, और बिल्कुल एक दिन में हो जाते हैं। और उसी शाम में कोर्ट में हर अधिकारी मौजूद है। जिले के सबसे बड़े जो दो सिविल सर्वेंट माने जाते हैं वो होते हैं जिलाधिकारी और वहाँ का एसपी, वो दोनों अदालत में मौजूद हैं और बाई चांस हो रहा है ये सारा, और सर्वे शुरू हो जाता है। ये जो पूरी चरणबद्ध तरीके से वहाँ पर योजना होती है, इसकी जो परिणति है वो 24 नवंबर को सामने आई 2024 को, जब हिंसा हुई। श्रुति, आप हिंसा के बाद भी ग्राउंड पर गई थी, आप उसके बाद भी ग्राउंड पे गई हैं। हम लगातार ये सुन रहे हैं कि जो भी संभल में हो रहा है वो हुआ नहीं है, वो ऑर्गेनिकली नहीं हुआ है, वो करवाया गया है। जब आप पूरा घटनाक्रम देखती हैं, इससे पहले का, इसके बाद का, और आज हम 3 से 4 महीने बाद जब बैठते हैं और जो सिचुएशन आज है, आप बतौर जर्नलिस्ट जब इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, क्या समझ आता है? जी, आपने बात किया 19 नवंबर के दिन ही कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि सर्वेक्षण के लिए कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर को तोड़कर ये बनाया गया था। यहाँ किसी भी कोर्ट में तारीख मिलने में सालों लग जाते हैं। उसी दिन तारीख भी मिल गई, सुनवाई हो गई, सर्वेक्षण भी हो गया। जी, शाम के 6 बजे। जी, पहला सर्वेक्षण शांतिपूर्ण हो गया। उसके बाद अगला उन्होंने 24 नवंबर को रखा, जिस दिन की हिंसा हो गई, जिसमें 5 लोग मारे गए। उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो रिपोर्ट भी है आप उसको ही पब्लिक नहीं करोगे और इस मामले को अभी आप अगली सुनवाई तक आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो उसके बाद से उन्होंने कुछ न कुछ नया कोई न कोई मामले लेते आए, और ताकि वो जो आग जली है वहाँ वो सुलगती रहे। तो शुरुआत में ये कहना कि संभल को ये नया अयोध्या बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा जल्दीबाजी लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे आप पिछले 3 महीनों का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है ये कहना। लगता नहीं कि अतिशयोक्ति है ये। जी। हिंसा के बाद करीब 1 महीने के अंदर में उन्होंने जामा मस्जिद के ठीक बगल में एक पुलिस चौकी का निर्माण शुरू किया, और 15 दिन के भीतर वो उसका निर्माण कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। और उसका नाम रखा सत्यव्रत पुलिस चौकी, और ये कह के नाम रखा कि ये जो इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसको लेकर हम ये नाम रख रहे हैं। तो संभल जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर उसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस में हिंदू धर्म के बारे में बात करना, तो ये दर्शाता है कि प्रशासन वहाँ पर क्या करना चाहती है। सीमा जी, जब हम बात करते हैं इस तरह के प्रयासों की, जहां लगातार हम किसी भी संस्थान की रिपोर्टिंग देखेंगे जो स्वतंत्र होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसमें सीधे ये सामने आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रोवोकेशन मिल रहा है। प्रशासन एकदम तुरंत कार्रवाई कर रहा है, और जहां तक जिलाधिकारी और एसपी और तमाम इस तरीके के नौकरशाहों की भूमिका है, वो तुरंत कोर्ट में पहुँच जाते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी कमांड पर काम करते हैं। क्या आप अयोध्या का, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, आप लोग वहाँ थे बतौर रिपोर्टर, आपने कवरेज भी की थी, क्या आपको लगता है कि वैसा ही कोई रिपीटिशन, जैसा श्रुति ने कहा कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि दूसरा अयोध्या बनाने की कोशिश है, क्या आप जिस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं महीने दर महीने, क्या आपको लगता है क्या कोई ऐसी देजा वू जैसी कोई आपको अनुभूति होती है?
काश की सिर्फ डेजा वो होती। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों के भविष्य के बारे में सोच के बहुत चिंता होती है इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि इसका पूरा संदर्भ यूपी की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जहाँ पहले अयोध्या और काशी में इस तरह का करना, आप क्लियरली कह रहे थे कि एक टेम्पल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके एक धार्मिक सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। वहाँ से फिर मामला गया पूरा रामपुर में। रामपुर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन ने काम किया, वहाँ चुनाव के दौरान वहाँ की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, वहाँ पे कितने प्रभावी एक नेता थे, उनके जो भी गलत सही उनके तमाम और डायमेंशंस हैं वो भी हैं, उनको ख़त्म कर देना, उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देना, उनको एक्सपेल कर देना। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि और अब संभल, जहाँ की एक डेमोग्राफिक, जैसा कि श्रुति ने अभी कहा कि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वो, और 77% लगभग शायद आबादी बताई जाती है 2011 के सेंसस में जो पिछली जनगणना हुई थी। तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये समझाना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जनसंख्या ठीक ठाक रही है मुसलमानों की, और जैसे कि आई थिंक 2012 में वहाँ पे 67 MLAs भी थे जो मुस्लिम्स थे, वहाँ पे प्रतिनिधित्व का सवाल था, वहाँ पे खुल के पूरी तरह से वो राजनीति में आते थे। आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस चल सकता है, कई चीज़ें कर सकते हैं। अब इस तरह की बातें कहना, और आदित्यनाथ ने ये भी कहा इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कि नमाज़ पढ़नी क्यों ज़रूरी है आपको फ्राइडे में। तो अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि आपका नमाज़ पढ़ना आपको अब होली में भी शामिल होना होगा। मतलब जो भी चीज़ें आइडेंटिटी की, एक आपके वजूद की, आपके एक फुल इंडियन नागरिक होकर किसी भी धर्म को फॉलो करने की जो एक पूरी आज़ादी और सहजता थी, उसको ख़त्म करने की एक सिस्टमैटिक कोशिश है ये, और इसमें संभल की भूमिका को लोकेट करना होगा। बाकी जगहों को आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अवतरित हुए थे, भगवान जी आए थे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो 10वां अवतार जो होने वाला है, तो पूरी तरह से प्रोजेक्ट करके इसको, तो आपने एक कॉन्फिडेंस एक मुस्लिम नागरिक का, जो कि एक नागरिक है और मुसलमान भी है, वो दोनों चीज़ें हैं, वो जो कोएग्जिस्ट करके जी सकता है इत्मीनान से, सुकून से, भारत के संविधान के अधीन उसको जो हक दिए गए हैं उसके हिसाब से, उसको पूरी तरह से क्रश करने की कोशिश है। और ये ज़रूरी इसलिए है करना हिंदुत्व की राजनीति के लिए, क्योंकि एक प्रकार से ये था कि भाई यहाँ पॉपुलेशन संख्या ज़्यादा है मुसलमानों की, यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप प्रशासन के थ्रू हावी होकर, और आप खुद कह रहे हैं उस पुलिस वाले के बारे में, उस पुलिस सीनियर ऑफिसर, पुलिस वाला क्यों कह रही हूँ मैं, उन्होंने जो जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए, आप उसको कह रहे हैं कि ये तो है ही रेसलर, ये रेसलर है, उसको आप हल्के में ले रहे हैं। अगर इसी तरह का बयान कोई और देता किसी और धर्म के बारे में, तो आप सोचिए क्या चीज़ होती। तो प्रशासन, पुलिस, त्वरित रूप से कार्रवाई, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट्स, इन सबको मिलाकर देखने की ज़रूरत है। और पूरी जो एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, अयोध्या, काशी, फिर रामपुर, अलीगढ़ और अब संभल, ये उस सिलसिले में आता है। और संभल तो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, वो लखनऊ से तो बहुत दूर है। तो इसका तो पूरा जो सत्ता, केंद्र की सत्ता, राजनीति वगैरह से जो इसका जुड़ाव है, इसको अगर हम इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम किस पड़ाव पे खड़े हैं इस वक्त, भारत के लोकतांत्रिक जर्नी में हम कहाँ खड़े हैं। श्रुति, जब हमने बात की कि हिंसा हुई, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसी घटनाक्रम में कुएं मिलना शुरू हो गए। जब आप पहली दफ़ा गई थी तब क्या इस तरीके का कोई माहौल था, जहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहे हैं, जहाँ पर कोई मस्जिद है वहाँ पर भी कुआं जो है उसको ढूंढा जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है, या जो पुराने मंदिर ढूंढे गए हैं सो कॉल्ड, जो ढूंढ कर जो पूजा करने का जो माहौल है, आम लोगों के बीच में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया थी? जब पहली बार हमारी टीम वहाँ पर गई तब तो कोई कुआं, कोई मंदिरों का कोई मसला नहीं था। अगले 1 महीने के भीतर जो कोर्ट ने 29 तारीख को स्टे लगाया, उसके बाद ये लोग नए मसले ढूंढ रहे थे। उसी में इनका कहना है कि 19 कुएँ हैं जिनको कूप बोला जाता है और वो हिंदू धर्म में उनका महत्व है। तो संभल में ऐसे 19 कुएँ हैं जिनको इन्होंने, मतलब मुसलमानों ने उसको वो कर दिया है, कब्ज़ा कर लिया है, उसके अंदर उसको कवर कर दिया है पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कुएं में पानी नहीं होती तो कुएं सूख जाते हैं, तो लोग उसमें, आपको याद होगा सीमा जी, जब हम लोग छोटे थे, आज से लगभग 2 दशक पहले की बात है, जब सरकारी तौर पे जो लोकल प्रशासन होता था वो कुओं को बंद करा था, क्योंकि ऐसी बहुत घटनाएं होती थी जहाँ पर उसमें बच्चे गिर गए हैं या कोई वहाँ से गुजरता हुआ व्यक्ति गिर गया है। जब हम उन सारी चीज़ों को नेगेट करके हम सिर्फ इस पे ध्यान करें, इसे बंद कर दिया गया, तो यही चीज़ वहाँ भी देखने को मिलती है कि वो ज़बरदस्ती इस नैरेटिव को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने एक कुएं के बारे में कहा था कि इस कुएं में बहुत सारे वो
हिंदू आइडल्स की वो है, मूर्तियाँ हैं प्रतिमाएं उसमें। मिली उसमें। तो लोकल का कहना है कि वो लोग खुद जिनके घर में पुरानी हो जाती है, मूर्तियाँ खंडित हो जाती है, उन्हें वो बहाया जाता है, उसको बहुत बाइज्जत उसको वो किया जाता है। उसी सिलसिले में वो सारी की सारी मूर्ति वही सारी हैं, और उन्हें ये कहना कि मंदिरों से तोड़कर या उनको डाल दिया गया है, दबा दिया गया है वहाँ पर। तो इस कुओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक जामा मस्जिद के ठीक बगल में है, उसका नाम है धरनी वराह कूप, ऐसा कहना है प्रशासन का। तो उसका कुछ हिस्सा मस्जिद के अंदर आता है और कुछ हिस्सा मस्जिद के बाहर आता है, लेकिन वो मस्जिद के बाहर के हिस्से को मस्जिद से बाहर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक मस्जिद से लगा हुआ है। प्रशासन ने एक नोटिस निकाला कि यहाँ पर हिंदूज जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये कूप है, धार्मिक महत्व है यहाँ पर। तो इसके अगेंस्ट मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गई, CGI ने उस पर रोक लगा दिया कि आप मतलब वो आपने जो पूजा करने को कहा है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी अब प्रशासन ये पेश कर रही है कि कैसे ये जो कुआं है वो हिंदू धर्म का है और वहाँ पर पूजा की जानी चाहिए। तो आप सोचिए, जहाँ पे मस्जिद है, जिस मस्जिद को लेकर अभी 2-3 महीने पहले से इतना बड़ा विवाद सामने आया है, उसके बगल में आप बोल रहे हो कि ये कुआं है, यहाँ पर हिंदू पूजा कर सकती है, तो आप क्या करवाना चाहते हैं? हाँ, इसमें तो बहुत स्पष्ट है। तो एक जिसको ओपन एंड शट केस कहा जाए, और इसमें ये भी श्रुति आप लोगों ने रिपोर्ट किया ही था तब कि जाके अब आप वाइट वॉश भी नहीं होने दे रहे हैं, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो 1927 से हो रही है, के लिए अदालतों जो को मस्जिद कहना कमेटी पड़ रहा है। करती थी रमज़ान में, और हाँ, और हर साल करती थी, और पिछले साल भी 4 लाख रुपए पे खर्च हुए थे, और मस्जिद काफ़ी उस पर डैमेज आ गया है। तो ये भी एक देखने का तरीका है, और उस पर ASI का कह देना कि इसको अब किसी रिपेयर की या किसी मरम्मत या वाइट वॉश की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अब आप ये चाहते हैं, और ऐसे कई किस्से हैं इसमें हमारे लिए जो लिखते हैं, उमर रशीद ने लिखा था अयोध्या की मस्जिदों के बारे में कि आप रिपेयर ना अलाउ करें, आप मरम्मत ना अलाउ करें, तो खुद ब खुद ढह जाएगी 20-1 सालों में, या बिल्कुल या तो ख़त्म ही हो जाएगी, या फिर तब ASI कूद जाएगी कि अब इसकी हमको सुरक्षा करनी है, अब इसमें नमाज बंद हो और हम ये करें। तो बेसिक बुनियादी सवाल भारत में एक पूरा, अगर हम देखें जो सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स है, राजनीति की हम बात करते हैं, कि पहले इस तरह के ऑब्सेशन थे कि जिसको हम लोग कहते थे दाढ़ी, टोपी, बुर्खे के इश्यूज़ हैं आइडेंटिटी के, वो फिर ख़त्म हुए जब पॉलिटिक्स थोड़ी इवॉल्व हुई 21वीं सदी में आके। शिक्षा, प्रतिनिधित्व, इन सब चीज़ों के, और इसको माना जाता था कि एक सिटीजनशिप, एक पूरे आप मुकम्मल सिटीजन अपने आप को महसूस करते हैं, और आपको सारे राइट्स तो मिलेंगे जो हर किसी भारतीय को मिलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ सजदा करता है, वो करता है या नहीं करता है, वो पूजा करता है, वो क्रिश्चियन, वो जल पेश करता है अपने खुदा को, या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है, जो भी है, उसको आपने ख़त्म कर दिया। वो जो एक शिक्षा, प्रतिनिधित्व तरफ के सवाल थे, अब आप फिर उसको बिल्कुल बेसिक उसकी नागरिकता पे सवाल उठाने वाले इश्यूज़ पे आप ले आए हैं। मतलब ये तो आप समझ ही नहीं सकते थे आज से 20 साल पहले भी ये बात हो कि आप नमाज़ पढ़ेंगे कि नहीं। ट्रेन में नमाज़ पढ़ना, जहाज़ में नमाज़ पढ़ना लोग तो अलाउ करते थे, भाई कोई अब कोई पूजा कर रहा है, अक्सर लोग रुक जाते हैं, कोई पीपल का पेड़ मिलता है तो जल चढ़ाते हैं, या हम लोग करते हैं ऐसी जिनकी वो धारणा होती है, आस्था होती है, और हर आदमी हर तरह का करता है। और गिरजाघर पे तो शायद सभी धर्म के लोग करते होंगे, और एक आपके एक कंसिडरेशन होता है कि दूसरा रह रहा है। अब आपने उस पूरे कोएग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया है। किसी अस्पताल में कोई अगर पढ़ रहा है नमाज, तो आपने उसको इशू बना दिया है। और ये सब सारी चीज़ें संभल तो बिल्कुल एक लेबॉरेटरी के रूप में हमें देखना चाहिए, जितनी तेज़ी से, और जो आप कह रही प्रशासन जिस तरह की चीज़ें, वो तो इन्वाइट कर रहा है ट्रबल। और आप, मुझे नहीं पता था कि सत्याव्रत नाम लिखा है इन्होंने, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को ला रहे हैं, तो सतयुग से इसका लेना देना है। तो अब सतयुग आएगा जब यहाँ पे कल की अवतार। जी 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 जी। पर जब हम बात करते हैं प्रशासन की, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के मामले में, योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं जब ये सर्वे और मस्जिद का मसला उठा था तब उन्होंने तुरंत कहा था कि विवादित ढांचा कहिए। इससे ठीक हमें बाबरी की याद आती है कि कैसे वो विवादित ढांचा शब्द जो था, जो स्ट्रक्चर जो शब्द था, एक जो इमारत थी, एक जिंदा इमारत, एक मस्जिद जो थी, वो एक ढांचे में तब्दील हो गई, और इसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, मैंने उनके कुछ बयान लिखे हैं जो कि वो कह रहे हैं विरासत के मॉडल को बचाना है, विकास और विरासत। जो जिस इवेंट की मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की, जो नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को कहा था, उनका भी ये कहना था हम विकास विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं। पर जब हम अखबारों को देखते हैं, लोकल अखबारों में खबरें हैं कि संभल में महिला डॉक्टरों की कमी है जिला अस्पताल में, वहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं इतने बढ़ गए हैं कि मरीजों की जान चली जा रही है। और ये सिर्फ मैं आपको पिछले 2 हफ्तों के अखबारों की खबरें बता रही हूँ, जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर हैं।
तो हम देखते हैं वो विकास का मॉडल क्या सिर्फ कुएं खोज कर उनकी पूजा करना या मंदिर खोज कर उनकी पूजा करना है, या फिर हम कहीं भी सिविक मुद्दों को भी देखेंगे उसके बरक्स रखकर? आप तो एक बहुत रैशनल एक इंडियन भारतीय नागरिक और पत्रकार के तहत ये सब बता रही हैं कि ये सब खामियां हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने का तो कोई उद्देश्य है नहीं यहाँ पे। आपने तो उसको जोड़ दिया उसके इमोशन से, और पूरा ये जो विरासत और विकास, ये तो बहुत एक डुप्लिसिटस और बहुत ही, ये तो बहुत क्लेवर एक पूरा आर्टिकुलेशन है। एक और बार जहाँ आदित्यनाथ, अभी कुछ पत्रकार एक कॉन्क्लेव में थे, तब उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमको पहले सफाई करनी होगी और उसके बाद हम विकास करेंगे। कुछ लोग चूहे की तरह वो खा रहे हैं अन्न, और जिस थाली को खा रहे हैं या जिस उसमें रह रहे हैं, ढांचे में रह रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, उसकी नींव में छेद कर रहे हैं। तो पहले उनको खत्म करना होगा, नहीं तो दंगा होगा। उनका तो कहना था कि हम विकास बाद में करेंगे, उपचार करेंगे। पूरा जो गुजरात का मॉडल तो यही था कि पीस आपकी तभी आएगी जब सिर्फ एक धर्म वहाँ पर काबिज रहेगा, हम बाकी को ख़त्म करके फिर हम विकास करेंगे। तो पूरा जो डेवलपमेंट सो कॉल्ड मॉडल है, वो तो पूरा जो गुजरात में जो हिंसा हुई उसके बाद आता है कि पहले मैं इसकी पूरी जगह की सफाई कर दूं, अपने तहत जिस तरह से मैं सफाई को डिफाइन करता हूं, फिर उसके बाद हम विकास करेंगे आपके लिए। बाकी हमने अनवांटेड चूहे वगैरह हटा दिए। तो ये तो उसी पूरे जो सिलसिले का जो जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलीव करते हैं और बार बार उसको कहा जाता है, ये तो अलग ही शब्दों में वो कह रहे हैं, और उसको एक व्यापक रूप से अब अनफोल्ड करते हुए और एक बहुत ही भयानक रूप में हम लोग अनफोल्ड करते हुए उसको देख रहे हैं। और जो आपने कहा कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता लोग उस तरह से एक्सेप्ट करें जितना हमको इसमें मीडिया की जवाबदेही मांगनी पड़ेगी। जो सो कॉल्ड बिग मीडिया है, जो 92 के पहले भी जिस तरह की रिपोर्टिंग करता था, वो तो खूब अब अपनी रिपोर्टिंग से मुकर गया है। आई एम श्योर एरर 404 आएगा अगर आप उनकी उन स्टोरीज पे जाएं जहां उन्होंने कहा डार्केस्ट डे या जैसा हो गया है। क्या हर भारतीय इक्वल नहीं है? क्या हर भारतीय को इक्वल रहने का अधिकार नहीं है? और ये तो सरकार का, और एक और, सॉरी मैं लंबा बोल रही हूँ मीनाक्षी, लेकिन इस चीज़ में मैं ध्यान डालना चाहूँगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उस पर सरकार अभी कोर्ट को नहीं बता पाई है। 4 साल, आई थिंक चौथे साल में अब हम लोग हैं, कोर्ट पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की क्या इस पे नीति है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो एक्ट्स को प्रोटेक्ट करना तो सरकार की जिम्मेदारी आपकी क्या रहा है? वो एफिडेविट ही, वो हलफनामा ही नहीं दे पाए हैं कोर्ट को। क्यों नहीं दे पाए हैं? तो वो हलफनामा ना दे के इस तरह से इतनी नॉइज़ आप करके, जहां आप प्रिंसिपल जो इसकी नींव क्या है, आप उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिसको हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ पे कभी कुछ, और ऑफ कोर्स मंदिर तोड़े गए होंगे, मस्जिद तोड़ी गई होगी, ये तो हमारा इतिहास है। मतलब कई चीज़ें हुई थी, और इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है कि वो एक लकीर खींचता है मॉडर्न इंडिया के नीचे कि अब से हम जो था वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। जी, आप उसको अब तोड़ दे रहे हैं। इतना जो आप पब्लिक ओपिनियन टाइप क्रिएट करेंगे इससे, और काफ़ी उस पर आप हंगामा करके उसको आप इस तरह से पेश करेंगे, और सारी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मुख्यमंत्री, प्रशासन, पुलिस, वो सब जो कह रहा है वो वही सब बातें कहेगा, और ASI जिस तरह से बिहेव कर रही है। जी श्रुति, आपने वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, आपकी बातचीत वहाँ के जो लोग नौकरशाह हैं जो उस ज़िले को देख रहे हैं उनसे भी, जब आप उनसे बात करती हैं तो क्या लगता है कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट दिख रही है, वो इस वक्त क्या सोचते हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं? उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, उनका क्या पक्ष है इसको लेकर? जी, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वहाँ के ऊंचे अधिकारियों से, उन सब के अंदर मुसलमानों के लिए मतलब लिटरली घृणा है। मतलब वो इस तरीके से बता रहे थे कि ये लोग, वो लोग, ये अनपढ़ जाहिल, जिस दिन वो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, ये अनपढ़ जाहिल हमारे ऊपर अगर पत्थर फेंकेंगे तो क्या हम इतने पढ़े लिखे लोग, जी हमें पढ़े लिखे लोग क्या इन जाहिलों से मार खाएंगे? मार खाने के लिए मतलब वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे कि पुलिस ने गोली यहाँ चलाई या जो भी की, लेकिन उनका एक जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ये कह के कि हम क्यों मतलब शांत रहे। तो प्रशासन वहाँ पूरे तरीके से इस चीज़ में है कि वहाँ जो भी चल रहा है अभी वो चलता रहे, उससे बढ़ावा मिलता रहे। अभी एक मंदिर के बारे में सभी को पता होगा, इन्होंने कहा था कि एक भस्म शंकर मंदिर कुछ हमने एक मुस्लिम के इलाके से डिस्कवर किया है, तो उससे उस मंदिर को बंद कर दिया था मुसलमानों ने। जी, आपने इस बारे में रिपोर्ट की थी। तो इस मंदिर से लगा हुआ जो घर है, उस घर वाले को ये लगातार प्रताड़ित कर रही थी प्रशासन, बार बार उनके घर पे जा रही थी कि आप अपना ये घर तोड़िए, नहीं तो आपके ऊपर हम खुद से तोड़ देंगे, आपको दूसरे तरीके से परेशान करेंगे। तो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट आप इस चीज़ से देख सकती है। प्रशासन क्यों चाह रही थी कि वो मकान टूटे? क्योंकि मंदिर की परिक्रमा बाधित होती है उससे। पर वो घर और मंदिर तो एकदम सटे हुए हैं, तो हाउ कैन 3 मंदिर का जो 3 हिस्सा है
उस और गलियां हैं, और जो चौथा हिस्सा पीछे का है उसमें वो पूरा मोहम्मद मतीन नाम है उनका घर आता है। तो पुलिस का कहना है कि 3 साइड तो वो घूम सकते हैं, चौथा साइड तो आप अपना घर की दीवार हटाओ। और उनके जो मतीन है उनको गिरफ्तार भी पुलिस ने किया। गिरफ्तार यह कहकर किया कि जो मंदिर में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, जो कि पिछले 1 हफ्ते से आ रहे थे, उनके साथ ही गाली गलौज करते हैं, उनको परेशान करते हैं। जबकि ये साफ तौर पर प्रेशर बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, ताकि वो प्रेशर में घर तोड़ दे। उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा तो तोड़ ही दिया, उन्होंने शुरुआत में ही तोड़ दिया। जबकि उन घर के बाहर जो छज्जा होता है उसको कहा पुलिस ने कि आपको तोड़ना पड़ेगा, ये पब्लिक लैंड में आ रही है या जो भी। उन्होंने बिना कुछ सोचे उसको तोड़ दिया कि बात ख़त्म करते हैं। लेकिन उसके बाद प्रशासन इस पर आई कि परिक्रमा नहीं हो पा रही है, तो आप अपना ये बाउंड्री घर की तोड़ दो। तो बाउंड्री तोड़ने का मतलब है कि पूरा आगे का हिस्सा ढहा दिया जाए। जी। जब सीमा जी मैं वापस वहीं आऊँगी कि जो राम मंदिर आंदोलन के समय जो 92 से पहले चल रहा था, 92 को तो परिणति हुई उसकी, उससे पहले जो चल रहा था, क्या हमने अयोध्या में भी इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी थी कि इस तरह से माहौल बनाना जिसको कहते हैं, ऐसा आप कम्युनल पॉट को बॉइलिंग ही रख रहे हैं? हाँ, इसका तो बहुत वाज़ेह है। सारी जो आप रिपोर्टिंग देख लीजिए वहाँ के टाइम की, वहाँ के समय की, और रिकॉर्ड्स भी देख लें आप। पहले आप जब अयोध्या जाते थे, बहुत ही सुंदर शहर है, उसकी बहुत ज़बरदस्त सरयू से स्काईलाइन, आपको तमाम मंदिर नज़र आते हैं हर भांत के, और वहाँ का आर्किटेक्चर भी ख़ास है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कई लोग हर घर में खींच के लेके जाते थे कि यहाँ जन्म हुआ था राम जी का, तो तमाम जगहों पे जाते थे। लेकिन उस पूरी एक ग्लोरी को आपने सिमेट के कहा कि नहीं यहीं हुआ है। जो एक बड़ी मस्जिद वहाँ पे है, जो 16वीं सदी की मस्जिद है, आपने कहा कि यहीं जन्म हुआ है वहाँ का, और हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस पूरे माहौल क्रिएशन में जिस तरह से इनकी सक्सेसिव सरकारें जो आई, भारतीय जनता पार्टी की, विहिप का जो रोल रहा, RSS का जो रोल रहा, भाजपा का जो रोल रहा, और कांग्रेस के कुछ लोगों का रोल रहा, जिन्होंने उसको इनकरेज किया ये सोच के कि इसका थोड़ा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, शायद हमें भी इसका वोट या कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो उसको तो धीरे धीरे सिलसिलेवार पूरा एक फ़ैन किया गया, उसे बढ़ावा दिया गया और उसे तैयार किया गया उस माहौल को। तो जो भी हमने सियासत देखी जो अनफोल्ड हुई बाद में, वो तो उसका एक नतीजा है। और बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उसमें कई चीज़ें थी जो बहुत फ़र्क थी। मीडिया उस वक्त कायदे से रिपोर्ट करता था, वो बहुत धीमी गति पे हुआ, और प्रशासन पूरी तरह से इस तरह से नहीं था। इस वक्त तो जो आप देख रहे हैं, हमको जो सिमिलैरिटीज़ थी वो रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पे गौर पे सोचा जाए, वो तो इस पे इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, किसी भी तरह का समन्वय तैयार किया जाए। ऑफकोर्स 2019 तक आते आते कोर्ट का भी रवैया पूरी तरह बदल गया था, लेकिन मोटा मोटी जो प्रशासन, जो माहौल, जो मीडिया और लोगों में जो चीज़ें थी वो तब फ़र्क थी। अब तो बहुत ज़्यादा एक तंग नज़रिया, एक बिल्कुल पतली गली, और एक बिल्कुल ग़ुलाम मीडिया कहिए या बिल्कुल ही हैप्पीली विद देम मीडिया कहिए, जो पूरी तरह से प्रचार में आगे है। जी, यही सवाल मेरा आपसे, जो मीडिया की भूमिका है, हम देख रहे हैं वो एकदम एक्सेप्टेड हो गई है। जिस कॉन्क्लेव की आप बात कर रही हैं, उस कॉन्क्लेव में एक जो सो कॉल्ड एंकर हैं, वो पूछते हैं कि काशी, मथुरा, संभल के बाद आगे क्या? हाँ, वो तो उकसा रहे हैं एक तरह से। जी, क्या हम इसे उकसावा नहीं समझेंगे? हम संविधान के जिन मूल्यों की बात करते हैं, जिनकी शपथ हमारे नेता लेते हैं, हमारे प्रतिनिधि लेते हैं, जब एक एंकर खुले मंच पर उनसे ये पूछता है कि एक धर्म विशेष के जो श्रद्धा के स्थल हैं, ख़ास तौर पे उनको निशाना बनाते हुए कि काशी हो गया, मथुरा हो गया, संभल हो गया, अब क्या? तो पूरा, हाँ, वो सेट कर रहे हैं। डॉग विस्लिंग से कहीं आगे चली गई है बात। मुझे तो लगता है अब तो केज के दरवाजे खोल दिए गए हैं, डॉग विस्लिंग की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बहुत डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल है, और जो मेन उनके एडिटर थे वो बार बार उनको महाराज बोल रहे थे, महाराज बोल रहे थे उनको, जो कि बहुत अजीब लगा मुझे, क्योंकि जबकि वो मठाधीश हैं वगैरह, उसकी इज़्ज़त लोग करते हैं, उसका एक अलग संदर्भ है। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी हैं, आप बहुत इज़्ज़त से उनको मुख्यमंत्री जी, आदित्यनाथ जी वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको महाराज बोल रहे हैं। तो एक अजीब ही, एक बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ महिमा ही हो रही थी उनकी। जी श्रुति, एक आखिरी सवाल आपसे, आम लोगों का जो आप रवैया देखते हैं, ख़ासतौर पे हिंदू, क्या आप अब तक जब भी गई हैं, क्या आपकी हिंदू समुदाय के लोगों से कुछ बात हुई है और आपको उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली? जी बिल्कुल बात हुई है, और उन सब का कहना था कि हम यहाँ कामकाज, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन वहाँ इंडिया के बाकी पार्ट की तरह बिजनेस ही होता है, छोटी छोटी दुकानें और बाकी सब है। उनका कहना था हम यहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल आता है, लोग रह रहे अपना काम कर रहे हैं,
इंडिया में इतनी हिस्ट्री रह चुकी है, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई तो है, मन के अंदर तो है, लेकिन प्रशासन और गवर्नमेंट का काम ये है कि आप उस खाई को भरने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके का मतलब आग में आप घी डालते जाओ टाइम टू टाइम और उस चीज़ को बढ़ाओ। तो जो भी अभी घटनाक्रम हो रहा है उसके बाद तो हिंदू बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ हमारे तो आप मंदिर बना दो, आप यहाँ ये कर दो। तो बिल्कुल ये जो गवर्नमेंट जो अभी कर रही है उससे वो भी चाह रहे हैं कि हाँ ये जो हो रहा है वो, यानी कि मूल रूप से उनकी भावना नहीं थी, पर जिस तरीके की गतिविधियां वहाँ हुई हैं उसके बाद वो एक प्रभावशाली हाँ स्थिति में आना कि चाहते हिंदू हैं। एम्पावरमेंट हो रहा है तो ठीक है, करिए, हमारे लिए तो बेहतर है। लेकिन लोगों का होता यही है कि हम लोग अपना काम करें, बिजनेस करें। ये सब जो दंगे फसाद और जो हिंसा होती है उससे हमारा बिजनेस को नुकसान होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरीके की मतलब जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल इस चीज़ के समर्थन में है खुलकर, तो वो चाहते हैं कि उसका लाभ उन्हें भी आपने मिले। उस परिवार की भी बात की थी श्रुति जिन्होंने कहा था कि वो भगाया नहीं गया और हम ही ने उस मंदिर का वो जरा बताइए। हाँ, प्रशासन का कहना था कि हमने मंदिर को डिस्कवर किया है, यहाँ पर ताला लग गया था क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। तो वो जो फैमिली थी वो एक बार मीडिया के सामने भी आई और उसने एक बार उसने आकर कहा और बाकी वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि वो किसी भी व्रत, जैसे भी होली आ रही है तो वो लोग होली में आते, मंदिर की सफाई करते, पूजा करते, वापस चाबी भी उन्हीं के पास थी और वो चाबी लेके चले जाते। लेकिन इनका कहना है कि सालों से बंद पड़ा है। वो फैमिली बाकायदा हर मतलब त्योहारों में आकर उस मंदिर में साफ़ सफाई उस मंदिर की करती है। और एक बार वो मीडिया के सामने आए, उसके बाद जब ये मामला बढ़ा कि हमने डिस्कवर किया है, उसके बाद से वो फैमिली भी गायब हो गई। लोगों पे तो असर पड़ता ही है उसका, और यही इरादा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है जी श्रुति, आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी के बारे में कहना चाहूँगी, मेरी आज बात हुई है संभल के एक वहाँ के वकील हैं, उनसे पूछा होली को लेकर क्या माहौल है, जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन होली खेल रही है हिंदुओं के साथ मिलके, और एक 3 नाबालिग हैं जिनको अभी तक उनका ही कहना था कि अरेस्ट किया गया 26 या 24 नवंबर को, और वो नाबालिग आज तक मतलब जेल में बंद है और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। और जो लोग भी धीरे धीरे जितनी गिरफ्तारियां हुई थी लोग उससे रिहा होते जा रहे हैं और किसी के ऊपर कोई भी आरोप मतलब साबित नहीं हो रहा, पुलिस उन्हें छोड़ दे रही है। तो 3 नाबालिग को जो अभी 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने से बंद रखना, तो और कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है इस मामले जी में? नहीं जी सीमा जी, इसी से जुड़ा जो पूरा जो संभल सिर्फ एक मॉडल भर है, ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश है और ये जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, इसका भविष्य आप भारत के लोकतंत्र में कहाँ तक देख रही हैं? काफ़ी इसके तो जो दिख रहा है अभी, जो लग रहा है उसको तो बहुत हेल्दी नहीं कहा जा सकता, और ये ख़तरे की घंटी है भारत के लिए। भारत एक बहुत बड़ा मतलब देश है, आप सब लोग जानते हैं हम लोग, और इसका पुराना इतिहास है और उसमें कई पड़ाव आए हैं, कई ऊंचे नीचे हमारे वो प्रॉब्लम्स हैं। तो वो पार कर लेगा शायद इस क्षण को, लेकिन हमें इस क्षण को रिकग्नाइज़ करना होगा। हमें इसको बिल्कुल समझ के, वी हैव टू लुक इट इन द फेस। हमको इसको बिल्कुल सीधे कन्फ्रंट करके इसको समझना होगा कि ये किस तरह का मौका है। और मुझे लगता है हम शायद एज पत्रकार यही कर सकते हैं कि इसको समझें क्लियरली, और इसको आगे क्या होगा इसमें तो शायद वो लोग जो हैं वहाँ पे जिनका मन बदला जा रहा है वो शायद अगर ना बदलें, और बाकी लोग जो हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पे बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो तो कोई बहुत उसको देख के कोई बहुत सुकून, एहसास या उल्लास का एक फीलिंग नहीं आती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर की संभल के बारे में सारी रिपोर्टिंग आपको वायर की हिंदी और अंग्रेज़ी और उर्दू वेबसाइट पर मिलेगी। कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।